किसी समय की बात है। एक शांत सा गांव था जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। इस गांव में एक वृद्ध संत महात्मा गौतम का निवास था। उनकी मौन वाणी और शांति से भरी उपस्थिति ने गांव के लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया था। लोग उन्हें ज्ञान की गहरी बातें सुनने के लिए आते, लेकिन महात्मा अक्सर चुप रहते थे। उनकी चुप्पी में गहरा अर्थ छिपा था। किरदार: महात्मा गौतम, एक ज्ञानी वृद्ध जो चुप्पी में ज्ञान का भंडार रखते हैं। राजन, एक जिज्ञासु युवा जो महात्मा से मार्गदर्शन चाहता है। गांव के लोग जो महात्मा की सलाह लेते हैं और उनकी चुप्पी का सम्मान करते हैं। अध्याय 1: चुप्पी का महत्व। गांव की पृष्ठभूमि। गांव में सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। गांव में कोई भी समस्या आती तो लोग महात्मा गौतम के पास जाते। वह हमेशा चुप रहते, लेकिन उनकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देती थी। राजन की जिज्ञासा। राजन, जो महात्मा का बहुत बड़ा भक्त था, अक्सर उनसे मिलने आता। उसने देखा कि महात्मा हमेशा चुप रहते हैं। एक दिन उसने साहस किया और महात्मा से पूछ लिया, महात्मा जी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? क्या आप कुछ नहीं कहना चाहते? महात्मा का उत्तर। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। चुप्पी में गहराई है जो शब्दों से नहीं कह सकते। अध्याय 2: चुप्पी और समस्या समाधान। एक बड़ी समस्या। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। लोग आपस में बहस करने लगे और स्थिति बिगड़ने लगी। राजन ने सोचा कि अगर महात्मा गौतम होते तो क्या करते। महात्मा का प्रभाव। महात्मा ने चुपचाप उस झगड़े को सुना। उन्होंने दोनों परिवारों के बीच जाकर बिना एक शब्द कहे उनकी स्थिति को समझा। धीरे धीरे दोनों पक्ष शांत हुए और महात्मा ने एक सरल समाधान दिया। उन्होंने कहा, आपसी समझ से ही हल निकलेगा। अध्याय 3: मौन की शक्ति। राजन की समझ। राजन ने इस घटना से सीख लिया कि चुप रहकर भी बड़े से बड़े विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। उसने महात्मा की चुप्पी को और भी समझने का प्रयास किया। वह महात्मा के पास जाकर फिर से पूछता है, महात्मा जी, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए? महात्मा का गूढ़ ज्ञान। महात्मा ने उसे बताया, बेटा, चुप्पी में विचारों की गहराई होती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम सुनते हैं और समझते हैं। बोलने से पहले हमें सोचने की आवश्यकता होती है। अध्याय 4: जिज्ञासा और ज्ञान का संचार। गांव की समस्याएं। गांव में एक बार एक बड़ी समस्या आई। सभी लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रहा था। राजन ने देखा कि लोग फिर से महात्मा के पास जा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर वह भी चुप रहकर लोगों की समस्याओं को सुने तो शायद वह एक समाधान निकाल सके। राजन की पहल। राजन ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, आप सब अपनी समस्याएं बताएं, मैं चुप रहकर सुनूंगा। उसने अपनी चुप्पी के माध्यम से लोगों को अपनी बातें कहने का अवसर दिया। धीरे धीरे लोगों ने अपनी चिंताएं साझा कीं। अध्याय 5: हल निकालना। समस्या का समाधान। राजन ने सभी की बातें सुनकर एक समाधान प्रस्तुत किया। उसने सुझाव दिया कि सभी मिलकर अपनी समस्याओं का हल खोजें। लोगों ने उसकी बात मानी और मिलकर काम करना शुरू किया। चुप रहकर सुनने की ताकत ने राजन को गांव की समस्याओं का हल निकालने में मदद की। महात्मा का आशीर्वाद। महात्मा गौतम ने राजन की सराहना की और कहा, तुमने चुप्पी की ताकत को समझा है। जब हम चुप रहते हैं तब हम दूसरों की आवाज सुन सकते हैं और उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 6: जीवन की सीख। राजन की यात्रा। राजन ने सीखा कि चुप रहने की ताकत को पहचानना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने यह भी समझा कि कभी कभी मौन रहकर ही सबसे बड़ी बातें कही जा सकती हैं। महात्मा गौतम के मार्गदर्शन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। गांव का परिवर्तन। गांव में अब राजन का नाम सुनाई देने लगा। लोग उसकी समझदारी और चुप्पी की सराहना करने लगे। महात्मा गौतम की शिक्षाओं ने गांव में एक नई रोशनी फैलाई, जहां लोग चुप रहकर भी एक दूसरे को समझने लगे। अध्याय 7: चुप्पी का प्रभाव। राजन की नई पहचान।
राजन की समझदारी और चुप्पी की ताकत ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। लोग उसकी सलाह लेने लगे। वह अब महात्मा गौतम का सहायक बन गया था। उसने देखा कि जब वह चुप रहता था तब लोग अपनी समस्याएं खुलकर बताते थे। गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। राजन ने महसूस किया कि जब लोग सुनते हैं तब समस्याओं का हल निकालना आसान हो जाता है। महात्मा की शिक्षाओं ने सभी को एकजुट किया। अध्याय 8 मौन की चुनौतियां। राजन की कठिनाइयां। हालांकि राजन के लिए सब कुछ आसान नहीं था। कभी कभी उसे अपनी बात कहने का मन करता था, लेकिन वह समझता था कि मौन में ज्यादा शक्ति है। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई जब कुछ लोग आपस में बंट गए और लड़ाई करने लगे। महात्मा का मार्गदर्शन। राजन ने महात्मा गौतम से सलाह ली। महात्मा ने कहा, बेटा, चुप रहकर स्थिति को समझो। जब तुम चुप रहोगे तब तुम सही निर्णय ले सकोगे। राजन ने अपने गुरु की बात मानी और चुप रहकर स्थिति का अवलोकन किया। अध्याय 9 विवाद का समाधान, समस्या का सामना। राजन ने देखा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उसने एक नई योजना बनाई। उसने सभी को एक स्थान पर बुलाया और कहा, मैं चाहूंगा कि हम सभी 1 मिनट चुप रहें और एक दूसरे को सुनें। चुप्पी का जादू। जैसे ही सभी चुप हो गए, राजन ने देखा कि लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। एक दूसरे की बातें सुनकर उन्हें समझ आने लगा कि वे क्यों लड़ रहे थे। राजन ने फिर से अपनी आवाज उठाई, आप सभी ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। अब हम मिलकर एक हल निकाल सकते हैं। अध्याय 10 नए शुरुआत समझौता। राजन की चुप्पी ने सबको प्रभावित किया। दोनों पक्षों ने अपनी समस्या पर चर्चा की और एक समझौता किया। सभी ने महसूस किया कि संवाद से ही समाधान निकला जा सकता है। राजन की चुप्पी ने गांव में शांति लौटाई। महात्मा का आशीर्वाद। महात्मा गौतम ने राजन की सराहना की और कहा, तुमने चुप्पी की ताकत को सही मायने में समझा है। तुमने दिखाया है कि सुनना और समझना कितनी बड़ी ताकत होती है। राजन ने सीखा कि मौन में सच्चा ज्ञान छिपा होता है। निष्कर्ष। राजन ने समझा कि चुप रहकर भी वह एक बड़ा बदलाव ला सकता है। महात्मा गौतम की शिक्षाएं अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को चुप रहने की ताकत से जोड़ दिया। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि चुप रहना एक शक्ति है। महात्मा गौतम और राजन की कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी में गहराई है और कभी-कभी मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी चुप्पी, जो हमें सुनने और समझने का अवसर देती है।